बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं अज जिहड़ी कहानी सुना रहा तुहाडी खिदमत च पेश कर रहा। जिहड़ी कहानी ये मेरे अपने खानदान ते कहानी है, मेरे अपने खानदान की कहानी है, मेरे खानदान की आप बीती है। ये कहानी मेरे खानदान जदों रियासत जम्मू कश्मीर के पिंड रजवाल, नजद रामगढ़, तहसील सांबा, जिला जम्मू तो हिजरत करके ते मौजूदा पाकिस्तान आया सी दरमान च। ये उस वक़्त की कहानी है। तो ये कहानी मैं अपनी दादी माँ तो 10 जनवरी 1990 बरोज बुध वक़्त तकरीबन 10 बजे सर्दियों की एक सुबह सी ते धुप ताप रहे सन, धुप सेक रहे सन। तो मेरी दादी माँ ने मैनू सुनाई सी अपनी आप बीती, जिहड़ी कि दादी माँ मेरी अज तू 15-20 साल हो गया फौत होया। लेकिन अज मैं कागज़ फोड़ रहा सा कि ये मैनू कागज़ मिल गए, ये लिखी हुई तहरीर मिल गई। तो मैं सोचा कि जिथे मैं दूसरों की आप बीतियाँ 47 के पार्टीशन के दुख तकलीफ़ों की कहानियाँ तुहाडी खिदमत पेश कर रहा कि क्यों ना मैं ये भी तुहाडी खिदमत पेश करदा। अगरचे मेरी दादी माँ हूँ मौजूद नहीं तो, लेकिन उन्होंने ये दसियां हुई गल्लां जिहड़ियां मैं उस वक़्त वो सुनाती गई सी ते मैं तहरीर करता रह गया सा उर्दू च। तो वो अज मैं तुहाडी खिदमत पेश कर रहा। उम्मीद है तुहानूं ये दूसरी आप बीतियां की तरह ये भी आप बीती पसंद आएगी। तो सुनो ये कहानी मेरी जबानी। जिन्नी दादी माँ जो दस रही सी वो मैं लिखता जाना सा, तो वो अज मैं तुहाडी खिदमत पेश कर रहा। बेटा, अक्टूबर नवंबर 31 की एक सुबह थी जब हमने देखा कि हिंदुओं, सिखों और मराठों के ग्रोह दर ग्रोह आते हैं। जहाँ मुसलमानों की बस्ती है वहाँ वो बेदर्दी से हमला करते हैं और पे दर पे वार करके मुसलमानों को मार डालते हैं या फिर आगे भागने पर मजबूर कर देते हैं। और इस तरह वो संगदिल जुल्म की इंतहा करते हुए आगे बढ़ते आ रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, हगामे बरपा हैं, चीखो पकार जारी है। बच्चे बिलक रहे हैं, माएँ हाय मार रही हैं, बूढ़े आह भगां कर रहे हैं, युवा अफसरदा हैं कि अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। इसी फिक्र में थे कि बेटा, तुम्हारी नानी जान जो कि करीब ही एक गाँव केशवमन हसा, नजर रामगढ़, साब तहसील सांबा, जिला जम्मू में रहती थी, हमें मिलनी आ गई। तो हमने उन्हें कहा कि बीबी अपने गाँव जाओ और बच्चों को साथ लेकर फलां रास्ते पर आ जाओ, वहाँ से हम भी आपके साथ मिल जाएंगे और हम भी पाकिस्तान की तरफ रुख करें, क्योंकि अब रियासत में जिन्नी रजवाल में रहना नामुमकिन हो गया है और जहाँ खतरात बढ़ रहे हैं, जहाँ तो अब हर तरफ जान का ख़तरा है। कहीं हम पर भी कोई हमला ना कर दे और हमें जान से हाथ ना धोने पड़े। आपकी नानी ने ये बात सुनी और दूसरे दिन सुबह ही सुबह अपने गांव निकल गईं, बच्चों को साथ लिया, मुकर्रर मकाम पर आ गईं। यूँ फिर हम इस तरह इकट्ठे अपने रिश्तेदारों के पास कोट नाजू नजर दरमान आ गए। वहाँ हमने कुछ दिन गुजारे। पीछे से हम खाली हाथ ही आए थे, माल व सबाब वगैरह ना लाए, इस ख्याल में कि हम तो कुछ दिनों के बाद फिर वापस रियासत में चल जाना है, सामान साथ ले जाने की क्या पड़ी है। मगर बेटा, वो दिन और आज का दिन हम अभी तक रियासत को तरस रहे हैं। हमारे अच्छे मकान, अच्छी ज़मीनें, लोगों का आपस में अच्छा बर्ताव अभी तक रह रह के याद आता है और कलेजा मुँह को आता है। दुआ करती हूँ खुदाया वो दिन जल्द ला जब हम दोबारा रियासत की सरजमीन देखें।
अपने वतन के बासियों का दीदार करें। बेटा अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, मालूम नहीं खुदा हमें रियासत फिर दिखाए या ना दिखाए। कुछ देर सोचने के बाद फिर दादी माँ ने कहा, नसीम, जब हम ख़ानदान की औरतें रियासत से आईं उस वक्त आपके बाबा ताजदीन हमारे साथ ना आए, क्योंकि उन दिनों हिंदुओं, मराठों, सिखों ने मिलकर मुसलमान पर हमले करते थे, जिसके जवाब में मुसलमानों की हिफाजत के लिए मुसलमानों के काफ़िले भी गिरोह की शक्ल में हिंदुओं पर वार करते थे इस तरह, और उनको बहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाते थे। इस तरह तुम्हारे बाबा जी वहाँ मुसलमानों के काफ़िलों के साथ शामिल हो गए और मुसलमानों की बहिफाजत पाकिस्तान की सरजमीन में पहुंचाते रहे। जहाँ कुछ कोट में हमारे साथ तुम्हारे बाबा शाह मोहम्मद, तुम्हारे चचा अजीज़ जो उस वक़्त बच्चे थे, साथ आए। दीगर अफराद भी साथ थे जो हम कोट नाजू में रहते थे जब हम कोट नाजू में रहते थे। इसी दौरान दादी ने हाँ बार कर खबर सुनाई कि बेटा, एक दिन हमें किसी ने आकर ये बताया कि आपके दादा जान लड़ते हुए मारे गए हैं। अफसरदा हालत में चीखो पुकार में करने लगा कि अब क्या किया जाए, किस तरह सही पता चले कि अभी जिंदा हैं जाके शहीद हो गए हैं। इसी फिक्र और सोचो विचार में मुब्तला थे कि रात हो गई, अंधेरा छाने लगा। ख़ानदान का हर फर्द परेशान हाल कि अब क्या हो, क्या किया जाए, किस तरह से ही खबर मिले कि इसी असना में तुम्हारे बाबा जी आगे कपड़े खून से लत-पत, आँखों पर लहू आया हुआ, चेहरा सुरख, हाँफते काँपते अंदर दाखिल हो गए। जो तकरीबन 15-20 रोज़ के बाद आए थे, हमें कहने लगे, आप सब खैरियत से तो हैं? हमने कहा, हम तो खैरियत से हैं, आप अपनी सुनाएं। कहने लगे, मैं भी खैरियत से हूँ, हम वहाँ हिंदुओं के साथ लड़ रहे हैं, आप मेरी फ़िक्र ना करें। मैं तो आप लोगों का पता लेने और मिलने आया था। मैं कल सुबह फिर वापस रियासत में जा रहा हूँ। ये बात कहनी ही थी कि सब घर वाले तुम्हारे बाबा को लिपट के और कहने लगे, अब नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम पहले ही आपके बारे में बहुत फ़िक्रमंद थे कि ना जाने कहाँ हैं। इस तरह वो मजबूर होकर दोबारा रियासत ना जा सके। फिर कुछ रोज़ के बाद हम इधर रहायश के लिए मकान वगैरह की तलाश में निकले कि कहीं कोई मकान मिल जाए और हम वहाँ चला जाएं, क्योंकि रिश्तेदारों के पास इतना बड़ा ख़ानदान बोझ बना हुआ था। लिहाजा आपके बाबा पास ही चिकड़ी में गए और वहाँ एक घर देख कर आए, जहाँ हमने जाकर घर को साफ़ किया, दीवारें पूंजी और रहायश के काबिल बनाया। इस तरह हम वहाँ कुछ रोज़ गुजारे। इससे पहले कि जब हम कोर्ट में थे तो थोड़े रोज़ ही आए हुए थे कि आपकी नानी जाना और नानी की माँ वापस रियासत में गईं और अपने माल मवेशी साथ ले आईं। हमारे जानवर भी साथ थे। बेटा, तुम्हारी नानी जाना तुम्हारे बाबा को रोटी पकवाती और हर रोज़ रियासत में देकर आती, क्योंकि कोट नाजू से रजवाल ज़्यादा दूर नहीं था। अब तो हदबंदी की वजह से ज़्यादा दूर मालूम होता है। इस दौरान में फतेहदूर वाले रिश्तेदार फजल और टोहाना वाले मेरे भाई शफ़ी और कुछ कोट से रिश्तेदारों के कुछ आदमी रियासत में गए और वहाँ से रेड़े पर 3 मानियाँ गंदम और कुछ ज्वार हमारे घर से हमारे लिए ले आए। इस तरह हमारी गुजर बसर अच्छी तरह होने लगी, मगर अपने घर वाली बात तो ना थी। बहरहाल इस तरह मवेशी भी आ गए और दाना वगैरह भी गुजारे के लिए मिल गया। यूँ ज़िंदगी बसर होने लगी। यूँ उन दिनों बेटा झंडा कोट वाला चौधरी था। इर्द गिर्द के गाँव वाले उनकी बात मानते थे। झंडा चूँकि रिश्तेदार था, इसलिए उनकी वजह से जहाँ लोगों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, किसी चीज़ की ख़ास परेशानी ना उठाना पड़ी।
जिस तरह दूसरी जगह आकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थोड़े दिनों के बाद झंडे के साथ आपके बाबा दरमान आए और जहाँ से हिंदुओं के जो मकान खाली हुए थे वो देखना शुरू कर दिए, क्योंकि जिस तरह हम वहाँ मकान छोड़कर आए और वो हिंदुओं ने संभाल लिए, इस तरह हमने जहाँ पर हिंदुओं के खाली मकानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हमने जहाँ पर हिंदुओं के खाली मकानों पर कब्जा शुरू कर दिया। मुस्लिम मकान देखने के बाद तुम्हारे बाबा ने मौजूदा जामिया मस्जिद के करीब वाला मकान हासिल किया, जहां अब तुम्हारे बाबा रमजान रहते हैं, और वहां हमने रहائश शुरू कर दी। और इस तरह हम चिकड़ी से कुछ दिन गुजारने के बाद दरमान आ गए। कुछ अर्सा बाद हमने मौजूदा मकान जहां हम अब रहते हैं हासिल कर लिया, और तब से अब तक हम जहां रह रहे हैं ये है हमारी बिकता। दुआ करती हूँ कि आप यही रियासत देख लें। हमने देखनी है या नहीं देखनी ये तो खुदा बेहतर जानता है। दुआ करती हूँ कि आप यही रियासत देख लें, ज़मीन देखें, अपने बाप दाद की सारी ज़मीन देखें। ये दादी अम्मा ने ये कहानी सुनाई और गमगीन हो गई, और मैंने ये कहानी उस वक़्त लिख ली, साथ साथ लिखता गया, दादी अम्मा सुनाती गई। और फिर बाद में मैंने उस वक़्त दादी अम्मा का ये अंगूठा भी लगवा लिया। आज मेरी दादी माँ को फौत हुए तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं, और आज मैं कागज़ फोड़ रहा था और ये कहानी मुझे तहरीर मिल गई। मैंने सोचा कि जहाँ मैं दूसरों की आपबीती आप तक पहुँचा रहा हूँ, मैं अपने ख़ानदान की आपबीती भी आप तक पहुँचा दूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी, ये आपबीती, ये बिकता दर्द भरी कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल रखना। खुदा हाफ़िज़।